नमस्कार दोस्तों, इससे पहले हमने सगुन काव्य धारा के फुटकल रचनाओं के संदर्भ में केशव दास के विषय में हम पढ़ रहे थे। आज उसी को हम आगे बढ़ाएंगे कि केशव ने 2 प्रबंध काव्य लिखे, एक वीर सिंह देवचरित, दूसरा रामचंद्रिका। तो कितने प्रबंध काव्य उनके हैं केशव दास के? आचार्य शुक्ल अनुसार जो 2 है बताते हैं, जो यहाँ नाम देख लीजिए दोस्तों। केशव की रचना को सबसे अधिक विकृत और अरुचिकर करने वाली वस्तु है अलंकारिक चमत्कार की प्रवृत्ति, जिसके कारण न तो भावों की प्रकृति व्यंजना के लिए जगह बचती है, न सच्चे हृदय ग्राही वस्तु वर्णन के लिए। पद दोष, वाक्य दोष आदि तो बिना प्रयास जगह जगह मिल सकते हैं, कहीं कहीं उपमान भी बहुत हीन और बेमेल हैं। प्रबंध काव्य रचना के योग्य न तो केशव में अनुभूति ही थी, न शक्ति। परंपरा से चले आते हुए कुछ नियत विषयों के जैसे युद्ध, सेना की तैयारी, उपवन, राज दरबार के ठाट बाट तथा श्रृंगार और वीर रस, फुटकल वर्णन ही अलंकारों की भरमार के साथ वे करना चाहते थे। इसी से बहुत से वर्णन यों ही बिना अवसर का विचार किए वे भरते गए हैं। वे वर्णन के लिए करते थे, न कि प्रसंग या अवसर की अपेक्षा के लिए। केशव के विषय में अन्य मत है। क्या क्या उन्होंने दोस्तों मत दिया है केशव के विषय में, वो हम देख लेते हैं कि रसिक प्रिया संवत 1648 की रचना प्रौढ़ है। उदाहरणों में चतुराई और कल्पना से काम लिया गया है और पद विन्यास भी अच्छे हैं। ठीक है, पद विन्यास भी अच्छे हैं। इन उदाहरणों में वाग्वैदग्ध्य के साथ साथ समरसता भी बहुत कुछ पाई जाती है। केशव की रचना में सूर, तुलसी आदि की सी सरसता और तन्मयता चाहे न हो, पर काव्यांगों का विस्तृत परिचय कराकर उन्होंने आगे के लिए मार्ग खोल दिया। तो दोस्तों ये आचार्य शुक्ल कह रहे हैं केशव दास के बारे में। तो केशव दास की रचनाओं के बारे में क्या कहते हैं, और ये वाला जो कथन है ये तो बहुत बार पूछा गया है, तो ये रिपीटेड है, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे कि इनकी जो रचना है उनमें सूर, तुलसी आदि जैसी सरसता, तन्मयता भले ही नहीं है, लेकिन काव्यांग का विस्तृत परिचय कराकर उन्होंने आगे के लिए मार्ग खोल दिया। अब हम रहीम के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। इनका नाम जो है कई बार पूरा नाम पूछ लिया जाता है, जो कि है अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, संसार का इन्हें बड़ा गहरा अनुभव था। ऐसे अनुभवों के मार्मिक पक्ष को ग्रहण करने की भावुकता इनमें अद्वितीय थी। अपने उदार और ऊंचे हृदय को संसार के वास्तविक व्यवहारों के बीच रखकर जो संवेदना इन्होंने प्राप्त की है, उसी की व्यंजना अपने दोहों में की है। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। इसका कारण जीवन की सच्ची परिस्थितियों का मार्मिक अनुभव है। रहीम के दोहे वृंद और गिरधर के पद्यों के समान कोरी नीति के पद्य नहीं हैं। ये भी आया हुआ है दोस्तों प्रश्न में। उनमें मार्मिकता है, उनके भीतर से एक सच्चा हृदय झांक रहा है। जीवन की सच्ची परिस्थितियों के मार्मिक रूप को ग्रहण करने की क्षमता जिस कवि में होगी, वही जनता का प्यारा कवि होगा। रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही अपने द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता था। बड़वे नायिका भेद में जो मनोहर और छलकाते हुए चित्र हैं, वे भी सच्चे हैं, कल्पना के झूठे खेल नहीं हैं। उनमें भारतीय प्रेम जीवन की सच्ची झलक है। तो ये एक प्रश्न है कि बड़वे नायिका भेद किनका है, तो ये है रहीम का। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। भाषा पर तुलसी का साही अधिकार हम रहीम का भी पाते हैं। ठीक है, ये ब्रज और अवधी पश्चिमी और पूर्वी दोनों काव्य भाषाओं में समान कुशल थे। बड़वे नायिका भेद इनकी बड़ी सुंदर अवधी भाषा में है। दोस्तों यहाँ जब हम कोई वाक्य पढ़ते हैं तो उसमें कई ऐसे बिंदु होते हैं जो प्रश्न के रूप में, जैसे बड़वे नायिका भेद किसकी रचना है, तो रहीम की है। और बड़वे नायिका भेद की भाषा क्या है, तो अवधी। ठीक है,
और इनका जो अधिकार था भाषाओं पर वो अवधि पर भी उतना था जितना कि ब्रज पर था। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इनकी उक्तियाँ ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। यद्यपि रहीम सर्वसाधारण में अपने दोहों के लिए ही प्रसिद्ध हैं, पर इन्होंने बरवे, कवित्त, सवैया, सोठा सब पद में थोड़ी बहुत रचना की। तो इन्होंने रहीम किस लिए प्रसिद्ध हैं? दोहों के लिए। लेकिन इनकी रचना किसमें? कवित्त, बरवे, सवैया, सोठा आदि। बनारसी दास, इन्होंने संवत 1698 तक का अपना जीवन वृत्त अर्धकथानक नामक ग्रंथ में दिया है। तो बनारसी दास की कृति है अर्धकथानक, ये भी बहुत बार आ चुका है दोस्तों। पुराने हिंदी साहित्य में यही एक आत्मचरित मिलता है, इससे इसका महत्व बहुत अधिक है। सेनापति, ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतुवर्णन तो जिनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। इनके ऋतुवर्णन में प्रकृति निरीक्षण पाया जाता है। पद विन्यास भी इनका ललित है। कहीं कहीं विरामों पर अनुप्रास का निर्वाह और का चमत्कार भी अच्छा है। सारांश यह है कि अपने समय के ये बड़े भावुक और निपुण कवि थे। किनके विषय में आचार्य शुक्ल कहते हैं? तो ये सेनापति के विषय में, ये याद रखिएगा दोस्तों। सेनापति की रचनाओं में ऋतुवर्णन बहुत सुंदर किया जाता था और आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है कि यह अपने समय के बड़े भावुक कवि थे। इनकी गर्वोक्तियाँ खटकती नहीं, उचित जान पड़ती हैं। इनकी कविता बहुत मर्मस्पर्शिनी और रचना बहुत ही प्रौढ़ प्रांजल है। जैसे एक ओर इनमें पूरी भावुकता थी, वैसे ही दूसरी ओर चमत्कार लाने की पूरी निपुणता थी। भाषा पर ऐसा अच्छा अधिकार कम कवियों का देखा जाता है। इनकी भाषा में बहुत कुछ माधुर्य ब्रज भाषा की है। संस्कृत पदावली पर अवलंबित नहीं, अनुप्रास और दोस्तों आप इसमें देखेंगे कि किस प्रकार इनकी भाषाओं के विषय में कहा गया है और हमें यहाँ देखना होगा कि कौन सी कवि, इससे आप बहुत कुछ पकड़ पाएंगे प्रश्नों को कि किस कवि की भाषा कैसी थी। अगर आपको ये समझ हो गई, अगर एक की पता है आपको, तो किसी अन्य कवि से उसकी तुलना में आप समझ पाएंगे। भले ही सारी बातें आपको याद ना हो, लेकिन उससे आपकी समझ बनी रहेगी। चलिए, संस्कृत पदावली पर अवलंबित नहीं, अनुप्रास और यमक की प्रचुरता होते हुए भी कहीं भद्दी कृत्रिमता नहीं आने पाई है। इनके ऋतुवर्णन के अनेक कवित्त बहुत से लोगों को कंठ है। रामचरित संबंधी कवित्त भी बहुत ही ओजपूर्ण है। सेनापति जी के भक्ति प्रेरक उद्गार बहुत अनूठे और चमत्कारपूर्ण हैं। ठीक है, अब हम पुहकर कवि को पढ़ते हैं दोस्तों। इस पुहकर कवि की जो ग्रंथ है, उनका जो ग्रंथ है वो है रसरतन। इस ग्रंथ में रंभावती और सूरसेन की प्रेम कथा कई छंदों में, जिनमें मुख्य दोहा और चौपाई है, प्रबंध काव्य की साहित्यिक पद्धति पर लिखी गई है। कल्पित कथा लेकर प्रबंध काव्य रचने की तथा पुराने हिंदी कवियों में बहुत कम पाई जाती है। जायसी आदि सूफी शाखा के कवियों ने ही इस प्रकार की पुस्तकें लिखी हैं, पर उनकी पार्टी बिल्कुल भारतीय नहीं थी। इस दृष्टि से रसरतन को हिंदी साहित्य में एक विशेष स्थान देना चाहिए। यहाँ पे दो बातें हैं, एक तो ये कथन, दूसरा रसरतन रचना के संदर्भ में है कि रसरतन को इसके विषय में आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं। और ये किसकी रचना है? पुहकर कवि की। ठीक है, इसमें संयोग और वियोग की विविध दशाओं का साहित्य की रीति पर वर्णन है। वर्णन उसी ढंग के हैं जिस ढंग के श्रृंगार के मुक्तक कवियों ने किए हैं। पूर्व राग, सखी मंडन, नक्शिक, ऋतुवर्णन आदि श्रृंगार की सब सामग्री एकत्र की गई है। कविता सरस और भाषा प्रौढ़ है। तो ये
पुहकर कवि की जो रचना है रसरतन, उसके संदर्भ में कहा गया है आचार्य शुक्ल का ये दोस्तों कथन है। तो अब आगे हम आ जाते हैं कि सूफी रचनाओं के अतिरिक्त भक्ति काल के अन्य आख्यान काव्य, आश्रयदाता राजाओं के चरित्र काव्य तथा ऐतिहासिक या पौराणिक आख्यान काव्य लिखने की जैसी परंपरा हिंदुओं में बहुत प्राचीन काल से चली आती थी, वैसी पद्यबद्ध कल्पित कहानियाँ लिखने की नहीं थी। ऐसी कहानियाँ मिलती हैं पर बहुत कम। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रसंगों या वृत्तों की कल्पना की प्रवृत्ति कम थी। ऐसी कल्पना किसी ऐतिहासिक या पौराणिक पुरुष या घटना का कुछ कभी कभी अत्यंत अल्प सहारा लेकर खड़ी की जाती थी। कहीं कहीं तो केवल कुछ नाम ही ऐतिहासिक या पौराणिक रहते थे। वृत्त सारा कल्पित रहता था, जैसे ईश्वर दास कृत सत्यवती कथा। आत्मकथा का विकास भी इन्हीं से पाया जाता है। तो आत्मकथा का विकास किन से पाया जाता है? ईश्वर दास कृत सत्यवती कथा से। केवल मतलब कि देखिए, ये ऐतिहासिक पुरानी रचना के बारे में है, माफ़ कीजिएगा। और आत्मकथा का विकास माना जाता है किन से? बनारसी दास के विषय में कहा गया था अर्धकथानक से। ठीक है दोस्तों, आत्मकथा का विकास कहाँ से माना जाता है? तो यहाँ से। पहली आत्मकथा अगर पूछे तो आप बनारसी दास जी की अर्धकथानक लगा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ढोला मारूरा दूहा राजस्थानी भाषा में ढोला मारू की प्रेम कथा राजपुताने में बहुत प्रचलित है। दोहे बहुत पुराने हैं। यह बात उनकी भाषा से पाई जाती है। बहुत दिनों तक मुखाग्रही रहने के कारण बहुत से दोहे लुप्त हो गए थे, जिससे कथा की श्रृंखला बीच बीच में खंडित हो गई थी। इसी से संवत 1618 के लगभग जैन कवि कुशल लाभ ने बीच बीच में चौपाइयाँ रचकर जोड़ दी, और दोहों की प्राचीनता का अनुमान इस बात से हो सकता है कि कबीर की साखियों में ढोला मारू के बहुत से दोहे ज्यों के त्यों मिलते हैं। वेली कृष्ण रुक्मणीरी यानी राजस्थानी भाषा में ये है। जोधपुर के राठौर राजवंशीय स्वदेशाभिमानी कवि पृथ्वीराज की रचना है ये, जिनका महाराणा प्रताप को क्षोभ से भरा पत्र लिखना इतिहास प्रसिद्ध है। रचना प्रौढ़ भी है और मार्मिक भी। इसमें कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की कथा है। पद्मिनी चरित्र की भाषा भी राजस्थानी मिली है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिएगा। अब आचार्य शुक्ल द्वारा जो आख्यान काव्यों का वर्गीकरण है वो बताया गया है यहाँ पर। तो हम देखते हैं इसको कि रामचरितमानस तुलसी जी का है। ये ऐतिहासिक पौराणिक है। ऐतिहासिक पौराणिक में हरिचरित्र लालचंद दास का है। और रुक्मिणी मंगल नरहरि का है। रुक्मिणी मंगल नंददास का है। ये दो अलग अलग हैं। सुदामा चरित्र नरोत्तम दास है। रामचंद्रिका केशव दास है। वीर सिंह देव चरित्र केशव दास है। वेली कृष्ण रुक्मणीरी, ठीक है, ये है जोधपुर के राठौर राजा पृथ्वीराज की रचना। तो ये अभी तक जो हम देख रहे हैं ये है ऐतिहासिक और पौराणिक। अब कल्पित में ढोला मारूरा दूहा, ये प्राचीन है, लक्ष्मण सेन। पद्मावती कथा दामो कवि का है ये। सत्यवती कथा ईश्वरदास, ये कल्पित है। माधवा नल काम कंदला आलम का। रसरतन पुहकर कवि। पद्मिनी चरित्र लालचंद। और कनक मंजरी काशीराम का है। और आत्मकथा में अर्धकथानक है जो कि बनारसी दास की रचना है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने जो है प्रकरण 6 खत्म कर लिया है। ठीक है, तो अब आज यहीं तक करते हैं प्रकरण 6 को ख़त्म करके। फिर अगले वीडियो के लिए मैं जल्दी ही आपसे मिलती हूँ। नमस्कार। ठीक है।